प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको मैं बता दूं नमो भारत ट्रेन का पूरा रूट देश को समर्पित कर रहे हैं। जी जी जी, छुट्टी नहीं लेते हम लोग। अच्छा, वो भी नहीं लेते हैं। वो देखिए रविवार को वो भी काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये एक्चुअली क्या, नमो भारत जो है ये दिल्ली और मेरठ के बीच 2.25 घंटे में जो समय लगता था ट्रैवल का, वो आप 55 मिनट में पूरा कर देगी। तो नमो भारत का ये पूरा रूट आज वो इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक का पूरा सेक्शन अभी तक चालू है, लेकिन आज के बाद पूरे 82 किलोमीटर का रूट ऑपरेशनल हो जाएगा। मतलब इसका काम पूरा हो गया। बड़ा प्रोजेक्ट था ये। आज दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोक नगर के बीच का 5 किलोमीटर का सेक्शन भी शुरू हो गया और इसके साथ मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच का 21 किलोमीटर का सेक्शन भी शुरू हो गया। नमो भारत एक हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको जो डिजाइन किया गया हाई स्पीड रेल की तरीके से तैयार किया गया। लेकिन खास बात क्या है इस ट्रेन की, वो आप जो लोग जो हैं एक शहर से दूसरे शहर रोज कम्यूट करते हैं, वो उनके लिए क्या कहते हैं सर, उसको एमएमयू ट्रेनें बोलते हैं ना। एमएमयू होती थी, अब इसको आरआरटीएस बोलते हैं। मेमू ट्रेन जो कहते हैं वो अक्सर मेरठ और दिल्ली के बीच में बहुत लोग रोज आते जाते हैं। सड़क मार्ग से इसमें बहुत टाइम लगता था, वो हालांकि टाइम एक्सप्रेसवे बनने के बाद और कम हो गया, लेकिन ये ट्रेन का जो रास्ता निकाल दिया गया, ये हाई स्पीड रेल जो है चल रही है दिल्ली से मेरठ के बीच। अपने आप में एक देश में एक आप कह सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 शहरों को कनेक्ट करने वाली हाई स्पीड रेल शुरू की गई थी। इसका एक सेक्शन चालू हो गया था एक पर्टिकुलर स्टेशन से लेकर के मेरठ में एक पर्टिकुलर स्टेशन तक, लेकिन अब इसका पूरा स्ट्रेच, मतलब जहां से इसका कल्पना दिल्ली में की गई थी सराय काले खां से लेकर के उधर मोदीपुरम दिल्ली जब मेरठ पार कर जाते हैं उसके थोड़ा और आगे तक, तो वहां तक का वो पूरा रूट जो है ओपन हो गया। उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को समर्पित कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा असर क्या पड़ता है, दिल्ली एनसीआर वैसे ही अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा एरिया है। बहुत इसके अंदर दिल्ली एनसीआर जब हम कहते हैं तो एनसीआर में नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर दिल्ली आ जाता है, नोएडा आ जाता है, मेरठ आ जाता है, गाजियाबाद आ जाता है, फरीदाबाद आ जाता है। तो उन सारे शहरों का दिल्ली से उनको कनेक्ट करना, ये एक बहुत बड़ा काम है और उसमें एक हिस्से में ये दिल्ली मेरठ का ये जो हाई स्पीड रेल है इसको शुरू कर दिया गया है। तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट जो है काम हुआ है। वैसे भी अगर आप दिल्ली और वेस्टर्न यूपी की बात करेंगे, हर्षवर्धन जी का और जाना होता होगा, तो उस तरफ तो काफी, अब ये एक्सप्रेसवे बना था, एक्सप्रेसवे के बाद अब ये दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि इसको आपने चूंकि वो कहा ना कि हाई स्पीड रेल डिजाइन है, तो मैंने जरा उसका डेमो की स्पीड, तो वैसे तो हम भी कुछ गए हैं कभी कभी, तो ये आप गाजियाबाद से ज्यादातर जाती थी जो उधर के लिए जो ये ट्रेनें होती थी, इधर से पलवल, बहादुरगढ़, सब चलते हैं दिल्ली फरीदाबाद पलवल किसी होगा, और उसकी औसत रफ्तार रहती है 40 से 60 किलोमीटर। बताइए, ये है। और आज आप करें 180 तो 180 चलेगी नहीं, लेकिन 120, 130, 140 ऐसे चलेगी। और अगर इसको यूं देखें तो हम जो बार बार कहते थे कि हमारे देश के शहर कैसे सुधर सकते हैं, तो आप ये तो किसी को कर नहीं सकते कि भैया दिल्ली मत आओ, बंबई मत आओ, तो आपको क्या है, आपको अर्बन प्लानिंग करेगी। तो ये अर्बन प्लानिंग का एक नायाब उदाहरण है। और जो आपने सराय काले खां का, वहां से भी प्रपोज्ड है कि जंगपुरा भी जोड़ देंगे आगे। अच्छा। तो सराबी सराय काले खां जंक्शन है, तो जंगपुरा से आप सीधे मेरठ पहुंच जाएंगे। और जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो स्टॉपेज दिए हुए हैं वो ज्यादातर, जिसको आप जैसे गाजियाबाद हब है, तो भाई गाजियाबाद से किसी को आना है तो 21 मिनट में वो दिल्ली आ जाएगा। अब उसको ये रास्ते से आने की जरूरत नहीं। तो जैसे मेरठ एक्सप्रेसवे ने जो 14, 8 और 6 लेन का है, उसने जीवन बदला, अब ये नेक्स्ट लेवल ले जा रहा है। इसको थोड़ा रिवर्स करके भी आप सोचिए। हम सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स को सोचते हैं कि जो एंसिलरी टाउन्स हैं या शहर हैं वहां से दिल्ली आना। वैसे आपके लिहाज से समझाऊं, हाँ, जैसे सौरभ जी रहते हैं दिल्ली, जितना समय सौरभ जी को दिल्ली से इंडिया टीवी के ऑफिस आने में लगता है, उतना ही आप मेरठ वाले घर से बिल्कुल ठीक है, उतना ही लगता है, उतना ही समय हो गया ये लेकिन इसका जो दूसरा फायदा है वो देखिए, ये कम्यूटर है, कम्यूटर के लिए सहूलियत वो तो है ही है। जब दो शहर करीब आ जाते हैं, और उसमें भी दिल्ली एनसीआर और एक एंसिलरी टाउन शहर करीब आ जाता है, मेरठ शहर है, टाउन नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट रिवर्स वहां भी जाती है। बिल्कुल। अब उन शहरों में भी तो इन्वेस्टमेंट जाएगी ना सर, कि भाई साहब वहां कर लो यूनिट को। हाँ, तो ये भी इसका एक फायदा होता है। और मेरठ का आप कभी जाएंगे, आपको बदलाव, क्योंकि मैं तो रहता हूं वहां, तो वो आपको बदलाव पिछले कुछ वर्षों में जो है वो साफ दिखाई देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जो भी जितना ही फोकस है, आप इसको क्या किसी और लेवल पर क्रिटिसाइज करना चाहे कीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिजाइन करना, इमेजिन करना और उसको फिर अमल में लाना, ये सरकार ने करके दिखाया। ये इसकी यूएसपी, ये मानना पड़ेगा सर, बहुत महत्वपूर्ण है। और जब एनसीआर का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो जिसमें पूरा उत्तर प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा और
जो हरियाणा का हिस्सा आता है, तो उसमें एक्सप्रेस वे बने फर्स्ट स्टेप पर। लेकिन एक्सप्रेस वे से क्या होता है कि स्पीड तो हो गई, लेकिन ट्रैफिक वहां पर बढ़ा रहता है। ये जो ट्रेन्स हैं, जिस इस तरह की रैपिड रेलवे है, ये आपको उस ट्रैफिक से निजात दिलाती हैं, सीधा काम करती हैं। और एक डेवलपमेंट का, या जो बेसिक आइडिया था एनसीआर का कि दिल्ली में भीड़ ना हो, दिल्ली में रहना जरूरी नहीं हो काम करने के लिए, या जो आसपास के जो शहर हैं छोटे, वो भी डेवलप हो पाए। ये दोनों काम ये इस तरह की मेट्रोज करती हैं या रैपिड रेल करती हैं। और उसमें ये बड़ा काम है। मेट्रो दिल्ली तो बहुत रूट चलता है, लोग आते जाते हैं। तो मान लीजिए जो घर लेना है दिल्ली में, नौकरी करने के लिए दिल्ली में घर लेना 1 करोड़ रुपए का मिलेगा, 1.5 करोड़ का मिलेगा। हाँ, वो वहां जाकर अपना, नहीं उसका घर भी है वहां पर, तो वहां उसको छोड़ कर घर ही है, बढ़िया कमरा वहां से बनवा आकर चला जाता है। और जैसे मेरठ में आप जैसे बड़े लोग रहते हैं, तो मेरठ तो अपने आप डेवलप हो गया। लेकिन इस तरह से इससे दोनों शहरों को दोनों तरफ फायदा होता है, उस पर काम हो रहा है। हालांकि इसको मैं बात की, कोई बाहर का आदमी आया, उसकी दिल्ली में नौकरी लगी, इससे मतलब कोई आदमी यूपी का नहीं, कोई बाहर किसी और राज्य का आदमी है, उसको दिल्ली में नौकरी मिली कोई, अब दिल्ली में उसको घर महंगा पड़ रहा लेना, जाके मेरठ में लेगा। वही कह रहा हूं, 50,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, 60,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, तो वो वहां पर आधे घंटे में वो यहाँ पहुंच जाएगा। अब इसका, लेकिन मैं आपको क्वालिटी लाइफ बढ़ जाएगी आदमी की। एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसका मैं आपको दिखाता हूं व्यूअर्स, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आपको कोई नई चीज बताएं। तो एक नई चीज आपको एक दिखा रहा हूं। अच्छा, मुझे भी हैरानी हुई, हालांकि मैं इन व्यक्ति को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं और इनकी छवि भी ऐसी है, लेकिन आप ये तस्वीर तो स्क्रीन पर रखिए, आप रखिए स्क्रीन पर रखिए। मेरठ से बड़े लंबे समय तक विधायक रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, फिर ये यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी बने, फिर राज्यसभा सांसद हैं फिलहाल, और मेरे ख्याल में बीजेपी के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। बीजेपी का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कई बार का विधायक। इस कार्यक्रम के लिए जो ये हो रहा है मोदी जी वाला कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के लिए पिकअप वैन पर छत पर बैठकर माइक लगा के मुनादी कर रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा है। उस वीडियो उस आयोजन में आइए, शामिल हुई प्रधानमंत्री। देखिए आप एक बार। कहावत को चरितार्थ किया है नरेंद्र मोदी जी ने, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, बिना मांगे मेरठ को आरटीएस ट्रेन, बिना मांगे मेरठ को मेट्रो ट्रेन, और सेकंड फेज में कंकर खेड़ा से बेगमपुर बच्चा पारा इंदिरा चौक होते हुए की बात है। अब ये आप कुछ कहिए। हाँ, 75 साल की उम्र में इस तरीके से प्रचार करना पार्टी के संगठन के लिए बताता है कि पार्टी सबसे अलग क्यों है। भारतीय जनता पार्टी जो है दूसरे राजनीतिक दलों से अलग क्यों है। संगठन के लिए जो समर्पण है, आप कितने बार के भी सांसद हो, कितने बार के भी विधायक हो, आप किसी भी बड़े पोस्ट पर राज्यसभा के सांसद हो, लेकिन जहां पार्टी के प्रचार की बात आएगी, जहां पार्टी के संगठन की बात आएगी, एक कार्यकर्ता के रूप में एक बड़ा नेता, राज्यसभा का सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, इस तरीके से प्रचार कर रहा है 75 साल की उम्र में। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा नेता हूं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूंगा प्रचार करो और मैं एसी में बैठकर आराम से। और ऐसा कोई इनसे ना तो कोई निर्देश दिया गया होगा, ना इनसे अपेक्षा की गई होगी कि आप ऐसा संभव ही नहीं है उनसे, लेकिन उन्होंने किया। इस समय कोई उनकी जिम्मेदारी थोड़ी कि मेरठ के लिए प्रचार करने के लिए, लेकिन वो उन्होंने किया। जो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी दूसरों से अलग क्यों है। इसको यूं भी समझिए कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के विज्ञापन में हर जगह मिली हुई, जिसको मंच पर रहना। अरे ट्रेन में भी बैठ गए मोदी जी, सफर कर रहे हैं ट्रेन में बैठ करके। मैं कभी सोचता हूँ, आदमी ने टिकट लिया और ट्रेन में एक कोच में बैठा, नरेंद्र मोदी एंटर कर रहा है उस कोच के अंदर, क्या भावना होती होगी। अच्छा, ये अक्सर करते हैं, स्कूल के बच्चों से भी मिल रहे हैं, ये तो योगी जी भी बैठे हैं। होगा, ये तो पहले से होता होगा। हाँ, नहीं, ये भाई कौन लोग ट्रेन में होंगे ये थोड़ी आप तय करेंगे। मोदी जी इस कोच में आएंगे ये आप तय कर लेंगे। बाकी तो लोग जो सामान्य जन हैं, जिन्होंने अपनी यात्रा कर रहे हैं, नहीं, मुझे लगता है नहीं, लोग तो मोदी जी की कोच में तो वही लोग हैं जो तय है। लेकिन वो एक मैसेज तो है ना कि एक प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेन में जा रहा है और लोगों के साथ बात कर रहा है, एक मैसेज के लिए है। ये नहीं है कि इसमें कोई लोग वैसे ही आ गए हों, नहीं हो, वो सब लोग। और सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रधानमंत्री के साथ जा रहे हैं, तो उसको ये कहना है, इसकी आलोचना करने वाले। मैं एक दूसरा एंगल देता हूं आपको। ये तस्वीर, ऐसी तस्वीर हम 20वीं या 25वीं बार तो देख रहे होंगे, कम से कम मिनिमम दर्जनों बार देखा है हमने इस तस्वीर को। आज भी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अच्छा लगा। 11 साल एक आदमी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी आज भी हम कह रहे हैं यार ये अच्छी, ये बढ़िया है, ये लोगों से कनेक्ट करने का तरीका है। आज भी 11 साल के बाद भी पार्टी का जो सांसद है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, वो टेम्पो पे चढ़ के अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है कि मुझे लोगों को बताना है अपने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में।
कुछ जज्बा लोग तो खो भी कह जाता है, सकते ये हैं, रहता नहीं है। प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है हर दिन मेट्रो ट्रेन के लिए कोई जाने जरूरत नहीं आने है। की, या ये कोई इतना बड़ा ऐसा भी नहीं था कि बहुत अनोखा ही काम हो रहा अनोखा काम हो रहा, कोई ऐसा नहीं है। तो वो एक इन्वॉल्वमेंट होता युवा है। बनकर बात करना, प्रधानमंत्री मोदी 30 साल 25 साल के युवाओं से बात करो, जिस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं युवाओं को हमेशा याद रहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, और प्रधानमंत्री मोदी उनसे निश्चित स्तर पर जाकर उनके करियर के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, भविष्य के बारे में वो क्या सोचते हैं, 2047 भारत विकसित होगा उसके लिए उनका क्या विजन है, वो क्या सलाह देना चाहते हैं, उनसे उस स्तर पर ले जाना, उनको अपने कंफर्ट लेवल पर लेकर आना कि वो अपने मन की बात बहुत आसानी से कर सके। तो ये सर, पॉलिटिकली पॉजिटिव इमेज बनाता है ना। 11 साल में क्योंकि ये तस्वीर आई सामने, आपने नरेंद्र मोदी को कभी धीमा पड़ता, वो जोश कम होता, या अब वैसी ताकत नहीं झोंक पा रहे हैं, वैसा कभी देखा मोमेंट? मुझे तो कभी नहीं दिखाई दिया, मुझे कभी नहीं दिखाई दिया। और मुझे ना देखिए, जब जज्बा हो ना, और जिस जगह पर आप बैठे हुए हों और देश के लिए काम करने की बात हो, तो जब वहाँ पर आदमी जब बैठा हुआ होता है ना, तो स्वाभाविक है कि उसकी ताकत और ऊर्जा जो होती है हम सामान्य से अधिक ही होती है। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें एक एनर्जी लेवल, किसी को भी, देवगौड़ा जी को एक देखा था हमने, हमेशा सो जाया करते थे, प्रधानमंत्री होते हुए भी संसद में आते थे, लेकिन आप नरेंद्र मोदी को कभी भी आप इस स्थिति में नहीं देख सकते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के बारे में कहा जाता है कि मेरठ के अंदर प्रचार के लिए भी कहीं यदि ट्रैफिक हो जाता तो अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते, बोलो स्कूटर से ले चलो, फेमस है इसके लिए, स्कूटर के पीछे बैठे और अपना चल दिए। मैं गया था पिछले साल मिलने गया था उनसे, और बड़े सहज ही, बहुत सहज हैं। प्रधानमंत्री को तो इस रूप में पता नहीं कितनी बार देखा है, लोगों से बातें करते हुए, मेट्रो उद्घाटन में हो चाहे किसी भी अन्य फंक्शन में हो, मेट्रो की यात्रा करते हुए, और ये बड़ा एक सुखद संजोग होता है। और प्रधानमंत्री कम से कम युवाओं के साथ अपने को जोड़ पाते हैं। एक वीडियो दिखा देता हूं सर, फिर मैं इसी बात में, एक वो कांग्रेस वाला जेंजी वाला वीडियो दिखा दीजिएगा जरा, कांग्रेस पार्टी का ट्वीट। कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट किया, ये आज क्या तारीख है साहब, 22 फरवरी, हाँ, तो आज सुबह 8 बजे एक पोस्ट किया है कांग्रेस पार्टी ने सॉरी, राहुल जी के लिए। इंडियाज जेंजी एंड यूथ हैव द पावर टू रिस्टोर आवर डेमोक्रेसी विद सत्य एंड अहिंसा। ये पोस्ट ले लीजिएगा स्क्रीन पर, जेंजी याद कर रही है कांग्रेस पार्टी, और पोस्ट और वीडियो लगाया उसमें, जी ये बिल्कुल ये वीडियो लगाया राहुल गांधी का। राहुल गांधी जो है वो बच्चों से, कुछ युवाओं से जो है इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसका एक वीडियो लगाया गया है। तो ये मैंने केवल एक तुलनात्मक आंकलन के लिए ये दोनों तस्वीरें एक साथ ली हैं। जेंजी की बात करके राहुल गांधी का बच्चों के साथ वीडियो, और प्रधानमंत्री का देश को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट समर्पित करने के बाद जेंजी से बात करते का वीडियो। दो तस्वीरें हैं भाई, दोनों मिलते हैं, समाज में जाते हैं, वो लोग सब हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं। और फिर आगे एआई वाली बात हम करेंगे। बताइए साहब, कौन सी इमेज ज्यादा पावरफुल है? नहीं, मैं थोड़ा 2-3 छोटे पॉइंट रखना चाहता हूं। एक तो ये कि आपने सवाल किया कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी डाउन होते देखा? मैंने देखा है बिल्कुल, गजब की ऊर्जावान व्यक्ति हैं सब, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाउन होते दिखे हैं, लेकिन डाउन हुए हैं ये बड़ी चीज नहीं है। जिस तरह से वो रिकवर करते हैं, रिगेन करते हैं, रिक्लेम करते हैं, वो कमाल है। हमने उन्हें 240 के बाद भाजपा मुख्यालय में भावुक होते हुए भी देखा, खूब वायरल हुआ था वो वीडियो भी, वो बोलते हुए भी, लेकिन उसके बाद हमने उनको रिक्लेम करते हुए देखा है। जिसको कहते हैं ना, एक बहुत जो स्वस्थ दिल होता है उसकी हार्ट बीट जैसी होती है, वैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यवहार हमें दिखता है। और इसको आप कह रहे हैं कि क्या अच्छा लगता है, तो आजकल कई बार कहा जाता है कि बहुत अच्छा भी रहे, रोज रोज मिठाई खाने को मिले, रसमलाई खाने को मिले, तो नहीं अच्छा लगता है। लेकिन यह भी सच है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जो प्रेजेंटेशन है वो शायद लोगों को अच्छा लगने की तरफ ले जाता है। और वाजपेयी जी वाले पे एक बात कह दूं, यही वाजपेयी जी अध्यक्ष थे, अखिलेश यादव की सरकार थी, और विधानसभा में रात भर सो गए थे लोग। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने का तरीका और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहते हुए लोगों तक पहुंचने का तरीका, दोनों में लोगों तक पहुंचना। ठीक है, अब आपने कहा अच्छा लगता है, तो दूसरी तस्वीर नहीं अच्छी लग रही है? राहुल गांधी मिल रहे हैं जेंजी से। नहीं, किसने कहा अच्छी नहीं लगती है? अच्छी लगती है। आप इसको समझिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। राहुल गांधी जो प्रयास करते हैं उन सारे प्रयासों को खारिज कर देना ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी चीजों में बहुत ज्यादा लगता है कि इतना स्क्रिप्ट लिख के, इतना करके तैयारी पीएम की तरफ से की जाती है, लेकिन वो स्वाभाविक और सहज नहीं लगता है। आप खेतों वाला वीडियो याद कर लीजिए जो वो धान के कर रहे, फिर चलिए उससे भी अच्छा नहीं लग रहा है तो और मैं दो तुरंत का याद दिलाता हूं, चल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। एक वो जो छलांग मारे थे मछली पकड़ने के लिए बिहार चुनाव के समय, और दूसरा और मैं याद आए तो मखाना वाला,
याद कर लीजिए ना, फिर उसके बाद खुद ही सोचिए कि क्यों राहुल गांधी की ऐसी चीजें इंपैक्ट में अच्छा, डालती चलिए, हैं, ठीक, और ठीक, जब पीएम बोलते हैं तो मैं इंपैक्ट। अभी ये तस्वीर आ रही है बनाते आप, समय। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे भी बढ़ते रहे क्योंकि फिर प्राइम मिनिस्टर को बोलना भी है, वो भाषण हम सुना देंगे। अब राहुल जी की बात आई है तो राहुल जी आजकल चर्चा में ज्यादा इस एआई की वजह से हैं। ऐसे नहीं कि उनकी पार्टी ने एआई पे कोई कमाल किया, उनकी पार्टी ने एआई पे बहुत बड़ा बवाल किया था। और एआई समिट में कांग्रेस के टॉपलेस प्रोटेस्ट के बाद अब क्या हो रहा है, उससे हासिल क्या हुआ पार्टी को, ये तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह लगा साहब अब जो हो गया सो हो गया, अब इसको डिफेंड करना पड़ेगा। अब बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस लगातार बयान जारी करके कह रही है कि हम तो प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज हैं, प्रधानमंत्री हम ये दुनिया के सामने हम साबित करेंगे। जिस समिट की दुनिया भर में तारीफ हुई, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने यह प्रदर्शन किया था जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस बीच कांग्रेस को जो उम्मीद थी कि एआई समिट के दौरान उनके यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो किया उसका समर्थन किया जाएगा, ऑपोजिशन के लोग तो करेंगे, इंडिया अलायंस के लोग ही सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी का ये जो प्रदर्शन था इसकी जगह ठीक नहीं थी। मायावती ने भी पोस्ट करके कहा सोशल मीडिया पर कि ये प्रोटेस्ट जो है जिस जगह किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वो भारत का एक विजन प्रस्तुत करने की जगह थी, वहां पर ये काम जो है वो नहीं किया जाना चाहिए था। अखिलेश यादव की बात मैं आपको सुना देता हूं। और हंगामा हुआ है, इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। एक डेटा मैं देना चाह रहा था आपको, मालूम है ये एआई समिट के बाद जो डिक्लेरेशन साइन हुई है, इसमें कितने देशों के नाम, कितने देशों ने उसमें हस्ताक्षर किए हैं? 88 कंट्रीज, 88 कंट्री ने उस पर साइन किए हैं जॉइंट डिक्लेरेशन पर भारत में जो एआई समिट हुआ। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। नहीं, वो इंक्लूडिंग यूएस एंड यूके जो सब है, मैं तो नहीं सर साइन नाम किया नहीं था। ले सकता। नहीं, फ्रांस में जो समिट हुआ था हाँ। उसमें यूके और यूएसए दोनों ने साइन करने से मना कर दिया था। भारत के अंदर जो दिल्ली में जो एआई इम्पैक्ट समिट हुआ उसके बाद इस डिक्लेरेशन पर अमेरिका ने भी साइन किया है और यूके ने भी साइन किया है। अब आपने जो बताया वो और इंपॉर्टेंट है, 88 कंट्रीज भारत के विजन के साथ अलाइन हो रही हैं और हमारे यहाँ ये हो रहा है। ये तो खैर फिर बाद में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन वगैरह सब जो है वो शुरू किए। अब एक नई बात छेड़ दी। अच्छा, ये तो बात आनी ही थी और इसमें भी कोई हैरानी नहीं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आई है। राम गोपाल यादव ने एआई को लेकर के कहा कि एआई दुनिया में बेरोजगारी फैलाने की नई व्यवस्था है, आने वाले वक्त में देख लेना हर आदमी सड़क पे खड़ा होगा बिना नौकरी के। एआई इस दुनिया में बेरोजगारी फैलाने वाली एक नई व्यवस्था ला दी गई है और 10 साल बाद हर आदमी सड़क पे दिखाई पड़ेगा, कोई किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। अब ये बात खैर ये चिंता भी है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि उनकी बात बिल्कुल वो है, लेकिन उन्होंने तो एक स्टेट वो कर दिया ना, हाँ मतलब ब्लैंकेट स्टेटमेंट जारी कर दिया कि एआई आया है तो बेरोजगारी लाया। कंप्यूटर जब आया था ना, तो यही कहा जाता था कि कंप्यूटर पूरी बेरोजगारी ला देगा। मुलायम सिंह यादव नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, उस समय भारतीय जनता पार्टी भी और भारतीय जनसंघ भी उसमें शामिल थी। मैं मना नहीं कर रहा, भारतीय जनसंघ भी, स्वदेशी का जब मूवमेंट चल रहा था, जब ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक विंग भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विंग भी कह रहा था कि उससे हमारे यहाँ देश में खतरा हो जाएगा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन से जुड़ने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। कंप्यूटर आने के बाद हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे भी बढ़े और एआई का जमाना अब ऐसा आ गया है कि आप कृषि से लेकर के एजुकेशन से लेकर के कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें उसका आप प्रयोग नहीं करेंगे। एक बात कह दूं सर, ये जो बात रामगोपाल यादव जी ने कही, मैंने खुद ही कहा कि ऐसी ये चिंताएं तो हैं, ऐसा नहीं है कि चिंताएं नहीं, लेकिन आज अपेक्षा क्या की जाती है? जब कंप्यूटर आया था तो हम कौन से जमाने में बैठे थे जब देश में कंप्यूटर आ रहा था? आप सोचिए ना, आप कैलकुलेटर के जमाने में बैठे थे। उस वक्त कोई ऐसी नई चीज आ रही थी, आशंका जताई गई, मैं समझ सकता हूं। आज तो वो युग नहीं है ना, आज तो आप आईटी क्रांति देख चुके हो, कंप्यूटर के आने के बाद क्या हुआ वो आप देख चुके हैं, और एआई को आए हुए भी टाइम हो गया है। ये एआई कोई अभी नहीं आया है, एआई तो विस्तारित हो रहा है, लेकिन आज अपेक्षा की जाती है कि कोई पार्टी अगर कोई स्टैंड ले इसके ऊपर तो सोच समझ के मॉडर्न नजरिए से कोई बात कहे, समझ में आए कि इसके इस खतरे से आगाह रहना। सर्वे एक लाइन जोड़ देना चाहूँ, आप टापू नहीं है
एआई में दुनिया दी आगे निकल जाएगी और यदि आप पीछे निकल जाएंगे तो आप पिट जाएंगे। आज ही सर्वे आया है कि इंडियन 90% भारतीय कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर रही है और दुनिया में 60% कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर रही है। तो भारत ऑलरेडी 90% कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर रही है और जितनी बड़ी टॉप कंपनियां हैं सब आप एआई के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, गूगल ने कहा है, अंबानी, अडानी और बाकी तमाम लोग। तो भविष्य तो एआई का, और जो इसके साथ चलेगा वो सर्वाइव करेगा। 2047 विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि एआई दुनिया में क्या ताकत बनने जा रहा है, और इसलिए इतनी बड़ी जो समिट भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑर्गेनाइज करवाई है, ये इसलिए कि यहाँ का युवा, पढ़ा लिखा तबका, IITian, सारे टेक्नोक्रेट्स इससे फैमिलियर हो और भविष्य में भारत इस दौड़ में शामिल हो सके। अखिलेश यादव शायद इस बात को समझ रहे हैं, या मैं गलत पढ़ रहा हूं उनके पोस्ट को। अखिलेश यादव का एक पोस्ट होगा आपके पास एआई पे, उसको स्क्रीन पे ले लीजिए। उन्होंने पोस्ट किया है विजन इंडिया, और उस पर फिर अखिलेश यादव की फोटो है। फोटो के ऊपर पीडीए का नामकरण बदल दिया गया है, प्लान डेवलप असेंट। ये उन्होंने बीजेपी के लिए कहा था कि बीजेपी प्लान करके चकरती है, तो फिर उन्होंने ये पीडीए का बताया था फुल फॉर्म, प्लान डेवलप असेंट। प्लान करो, डेवलप करो, फिर छलांग मारो। और फिर नीचे उन्होंने लिखा है जिससे हो सबकी भलाई वही है सच्चा एआई। अच्छा, आगे ये भी लिख देते वही सच्चा भाव क्या सफाई लेकिन जिससे हो सबकी भलाई वही सच्चा एआई। ये अब वो आपको इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ऐसे इसको देख रहे हैं कि हिंदी में लिखा है उन्होंने, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये मूल मंत्र था जो एआई इंपैक्ट, जो इंडिया का एआई इंपैक्ट समिट है, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच है उसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि हम टॉप 3 कंट्रीज में होंगे जो एआई के मामले में। दूसरा क्या है कि ये एआई फॉर गुड, यानी अच्छे के लिए एआई जाएगा, तो सबके लिए होगा, अच्छे के लिए होगा। और जो सबसे बड़ी बात है, जब हम कहते हैं कि कोई चीज बेरोजगारी लाएगी, तो क्या हम इसके चक्कर में दुनिया की दूसरी कंपनियों को, दुनिया के दूसरे देशों को यह अवसर दे दें कि वो आके सबको गायब कर दें, या हम उसकी तैयारी करेंगे कि हम कैसे उस खतरे को न्यूनतम कर सकें और अपनी तैयारी कर सकें? तो मुझे लगता है जो इंडिया के एआई इंपैक्ट समिट था उस तरफ था, और कमाल का इसका प्रभाव है। दुनिया ये समझ रही है कि कैसे भारत आधुनिक तकनीक के मामले में आगे बढ़ रहा है। ठीक, ये बार-बार तस्वीरें चल रही है, लोग सोच रहे होंगे कहां के एमपी की हैं। मध्य प्रदेश में खूब हंगामा बीजेपी और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के बीच में हुआ, इंदौर और भोपाल 2 जगहों का। अरे मैं योगी आदित्यनाथ का भी एक कार्यक्रम आपको मैं बता देता हूं। योगी आदित्यनाथ 5 दिनों के विदेश दौरे पर जा रहे हैं। अब ये खबर क्यों है? क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विदेश जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम मुख्यमंत्री बनने से पहले कभी गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद गए ना सर? कहां गए थे? रूस गए थे, वो म्यांमार गए थे, रूस गए थे। हाँ, रूस गए थे। इसकी भी चर्चा हो रही है। सिंगापुर और जापान का दौरा है उनका। पहला पड़ाव सिंगापुर, दूसरा पड़ाव जापान। यूपी को ग्लोबल लेवल पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य उन्होंने लिया हुआ है। इसी को लेकर के ये दौरा जो है उनका वो प्लान किया गया है। कोई चर्चा ज्यादा ये हो रही है कि योगी जी वहां भी क्या भगवा पहन के जाएंगे। एक बात तो ये हो रही है, नहीं ये तो हो रही है और कि भगवा पहन के साल, मुझे तो ये बताया गया सर कि साल 2017 के बाद मुख्यमंत्री का ये पहला दौरा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दोनों देशों में निवेशकों और उद्योग जगत के डेलीगेट्स के साथ मीटिंग भी करेंगे। अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अच्छा है कि जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी चले जाएं। क्योटो, काशी को क्योटो बनना था, ये बताया गया था हमको। तो एक बार जरा देखा है कि अब दोनों में शहरों में कितनी समानता आ गई है, क्योटो में और काशी में। सर पहले योगी जी के दौरे पर बात कर लेते हैं। ये अच्छी बात है, सभी चीफ मिनिस्टर्स अपनी तरफ से काम करते हैं और योगी जी भी जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, तो कुछ उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर हो पाए। अक्सर होता क्या है, सिंगापुर के लिए तो एक बात मुझे याद आती है कि ली कुआन सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जो उन्होंने एक किताब लिखी थर्ड वर्ल्ड पर, तो उसमें एक घटना का जिक्र करते हैं जिसको मैं बार बार याद करता हूँ हिंदुस्तान के नजरिए से। ये फाउंडर ऑफ सिंगापुर की बात, फाउंडर ऑफ सिंगापुर। तो वो 30 साल 40 साल पहले जब आए हिंदुस्तान, जी आप हिंदुस्तान आए, तो उन्होंने मुंबई पहुंचे, बॉम्बे था उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि हम सिंगापुर को बॉम्बे बनाना चाहते हैं। ये 40 साल पहले, 50 साल पहले जब वो आए थे तब उन्होंने ये बात कही। और उसके बाद 2007-8 की बात है शायद, हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो सिंगापुर गए थे। तो सिंगापुर गए तो उन्होंने कहा कि हम बॉम्बे को सिंगापुर बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये भी होना था हमारे देश में। ये कंट्रास्ट आप देखिए कि वो चल रहा था। अब सिंगापुर में सारे चीफ मिनिस्टर हमारे, मुंबई को तो शंघाई नहीं बनना था सर, शंघाई बनना था। पहले वो सिंगापुर की बात हुई थी, बहुत पहले की बात है। मैं ये कह रहा हूँ वो ली कुआन चाहते थे सिंगापुर बॉम्बे जैसा बन जाए, और 40 साल बाद हम कह रहे हैं बॉम्बे जो है सिंगापुर जैसा डेवलप हो। खैर,
अब देश के सारे चीफ मिनिस्टर्स जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये सारे दौरे जब होते हैं, मैं योगी जी पर कोई सवाल नहीं कर रहा, ज़्यादातर चीफ मिनिस्टर्स की ये पॉलिटिकल दौरे के तौर पर होता है। वहाँ से MOU साइन होते हैं, वहाँ से टेक्नोलॉजी पर साइन होते हैं, और फिर 5 साल बाद हम फिर वहीं खड़े होते हैं। अगर यदि सारे चीफ मिनिस्टर्स के विदेशों के दौरे निकाल लें हम लोग मंत्रियों के, तो अब तक देश कहां पर होगा ये हम सोच नहीं सकते। नहीं, ये मैं सहमत हूं। तो ये राज्यों को ये जितने भी MOU होते हैं, साल में एक बार बताना चाहिए कि इनका हुआ क्या, रिविजिट करना चाहिए कि उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अच्छी बात है कि जापान के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, सिंगापुर के साथ काम कर रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं। योगी जी का अच्छा, मेरी आई स्टैंड करेक्टेड, मुझे भी बताया समीर जी ने, चार दौरे इससे पहले हो चुके हैं उनके, बट हाँ, मगर मुझे भी लेकिन कौतूहल तो है उनको जापान में देखने का है, सिंगापुर में देखने का, योगी आदित्यनाथ को। और अब तो वैसे वहां पर राइट विंग प्राइम मिनिस्टर हो गए जापान में भी, और मुझे लगा आप भारत की बात कर रहे हैं। जापान में भी राइट विंग प्राइम मिनिस्टर हो गई है, तो वो अच्छी बात है। AI पर एक लाइन में बोलना चाहता हूं कि हमारी आदतन ह्यूमन टेंडेंसी में कि हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं पहली बार में। वो तांगा जो घोड़े से चलने वाला था, उसके बाद जब टेम्पो आए तब भी हम खिलाफ खड़े थे, रिक्शा आ जाए तो भी ई-रिक्शा के खिलाफ थे हम। रिक्शा के खिलाफ है, और तो छोड़िए आप रिक्शा कि रिक्शा वालों का क्या होगा, ई-रिक्शा आ जाएगी तो होता है। कंप्यूटर के लिए भी हुआ, और जो लोग आज सरकार में बैठे वो उस समय वहां विरोध कर रहे थे। तो ये आदतन हम लोगों का ऐसा है, ठीक है। और आज AI के लिए ब्लैंकेट ये दे देना कि AI से सारी दुनिया बदल जाएगी, वो भी नहीं है। AI से डरे ना, TCS जैसी कंपनियों ने 12,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया। AI से जुड़िए, AI से जुड़िए। और एक और बात समझ लीजिए, ये नोट पे कह रहा हूं कि हम 10 साल पीछे चल रहे हैं AI से, इसलिए ज्यादा कॉलर रुचि मत रखिए। बस एक ब्रेक पर जाते हुए मैं आपको दिखा दूं, प्रधानमंत्री का मंच सज चुका है, मेरठ वाला प्रधानमंत्री मंच पर हैं, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होगा।